तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे फलन के लिए आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मक्का के भुट्टे से दाने निकालने वाली विभिन्न मशीन पर जानकारी। वर्तमान में आम के बागों में फल बन रहे हैं और इस समय इन बागों की देखरेख में थोड़ी सी भी चूक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस समय किसान आम के बागों में कौन कौन से कार्यों को करें, बता रहे हैं डॉक्टर आरपी CAU समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। इस समय जो हमारे अधिकांश बाग हैं उसमें जो है जो आम के फल हैं वो मटर के दाने से बड़े हो गए हैं और इस समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और किसानों को क्या करने की सलाह देनी चाहिए हम आपको आज बताएंगे। आम के बाग में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी आम के पौधों में सिंचाई कर देते हैं और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ पौधों में कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। यदि आपका पेड़ जो है 10 वर्ष से ज्यादा का है तो आप क्या करिए कि 500-550 ग्राम जो है डाई अमोनियम फास्फेट, तकरीबन 850 ग्राम यूरिया और 750 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है, जो मुख्य तना है उससे 2 मीटर दूर 9 इंच चौड़ा 9 इंच गहरा जो है आप रिंग बनाइए। उसकी जो आधी मिट्टी है उसमें ये जो अभी आपने खाद बताया, यदि संभव हो तो 15-20-25 केजी जो भी आपको मिल जाए जो है सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खूब बढ़िया से मिला के जो है जो आधी मिट्टी है उसके साथ मिला के गड्ढों को भर दीजिए और भरने के बाद क्या करिए जो सादी मिट्टी है उसको ऊपर से लगा दीजिए और उसी से जो है उसी दिन आप सिंचाई कर दिए। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि अनिवार्यता अब आप सिंचाई करते रहिए। अब आपको जो है अभी तक आपको हम ये जो है अक्सर सलाह दी जाती है कि जब तक टिकोले न लग जाएं, जब तक मटर के दाने के बराबर न हो जाएं, तब तक आप सिंचाई मत करिए। लेकिन जब उसमें मटर के दाने के बराबर अब फल लग गए हैं तब आपको सलाह दी जाती है कि बाग की मिट्टी को जो है कतई मत सूखने दीजिए, क्योंकि यदि बाग की मिट्टी सूखती है तो उससे जो है ये ड्रॉपिंग और बढ़ेगी, फ्रूट ड्रॉपिंग और बढ़ेगी। इसलिए आपको अब जो है मिट्टी को जो है सूखने नहीं देना है। लेकिन यहां हम बताना चाहेंगे कि इनिशियल फ्रूट सेटिंग का कहने का तात्पर्य है कि जितने मंजर आते हैं, जितने मंजर में फल लगते हैं, उसके यदि आपने बहुत अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से बाग का प्रबंधन किया है तभी जाके 5 से 7% जो है फल लगे रहते हैं और बाकी फल को झड़ जाना है। तो झड़ना जो है फलों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और
वह आम के वृक्ष जो कि फल को नहीं झाड़ पाते हैं, तो ये समझिए कि वो बीमार हैं। तो किसान भाइयों, आप चाहते हैं कि आपके टिकोले कम झड़ें, तो इसके लिए आवश्यक है कि प्लानोफिक्स करके एक दवा आती है, उसकी 1 ml दवा जो है प्रति 3 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर देते हैं, तो आप जो है इस ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कई तरह के कीट और रोगों का भी प्रकोप होता है, जिनका शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करना जरूरी होता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आम का उत्पादन बहुत कम प्राप्त होगा। इसलिए आप इन कीट और रोगों का नियंत्रण करें। कि ये जो टिकोले हैं, इसके निचले हिस्से में जो है कोई कीड़ा है जो पंचर कर रहा है, और जहां वो छेद करता है या डंक मारता है, वहीं पे जो है ये जो हमारे जो फल हैं वो सड़ जाते हैं। इस कीट को पहचानना बहुत आसान है। आप अपने बाग में यदि आप विजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपको जो है धारीदार लाल और सफेद धारी युक्त जो है कीड़े दिखेंगे। तो आप जो है आप इन कीड़ों से जो है आप अनिवार्यतः जो है अपने प्रबंधित करिए। नहीं तो यदि आपके फल इसी स्टेज में, जबकि टिकोले अवस्था में है, उसी अवस्था में यदि वो घावग्रस्त हो जाएंगे, उसमें सड़ने की समस्या हो जाएगी, तो आपको भारी क्षति होगी। इमामेक्टिन बेंजेट ये जो इंसेक्टिसाइड है, इसकी जो है आप 1 ml दवा को प्रति 3 लीटर पानी में घोल के यदि छिड़काव करते हैं, या डेल्टामेथ्रिन जो है इंसेक्टिसाइड है, उसकी 1 ml दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करते हैं, तो आपको जो है फ्रूट बोरर है उससे आपको निजात मिलेगी। पिछले साल खास तौर से हम देख रहे हैं कि विगत 2 साल से बहुत ज्यादा पानी पड़ने की वजह से जो है हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से हो क्या रहा है कि फल मक्खी की समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो फल मक्खी की उग्रता के अनुसार आप जो है 15-20 से लेके 20-25 तक जो है फेरोमोन ट्रैप जो है यदि आप अपने जो है बागों में इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, और मंथली इंटरवल पे आप जो है उसके ल्यूर को बदलते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है फल मक्खी से जो है आप जो है निजात मिलेगी। ये ज्यादा आदर्श स्थिति है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छी जो है आम की उपज प्राप्त होगी, और आपके फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और उपज भी अच्छी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मक्का की कटाई के बाद किसान भुट्टे से दाना निकालने का काम करते हैं, जो काफी कठिन काम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के मक्का गहाई यंत्र विकसित किए हैं। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, इस बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। फसलों की गहाई में थ्रेसर का काफी योगदान है। गहाई मशीनों से समय पर गहाई करके पैदावार में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मशीनों से गहाई का काम बहुत आसान हो गया है। महीनों तक चलने वाला गहाई का काम अब कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता है। आजकल मक्का गहाई के लिए एक नया यंत्र काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसका नाम है मेज सेलर। मेज सेलर यंत्र कई तरह के वेरिएंट में उपलब्ध है। आज मैं आपको मेज सेलर के बारे में बताने जाऊंगी। सेलर, पहले तो ये जानना होगा कि मेज सेलर क्या होता है। मेज सेलर का मतलब होता है कि जो कॉब होती है, जो बाली होती है, बाली को मक्के के दाने को बाली से अलग करने के लिए एक इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम मेज सेलर बोलते हैं।
तो आज जो मेष शेलर के बारे में जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेष शेलर मार्केट में कितने प्रकार के उपलब्ध हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेष शेलर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हाथ से ऑपरेटेड होता है जिसको बोलते हैं मैनुअली ऑपरेटेड मेष शेलर, और दूसरा होता है पावर ऑपरेटेड मेष शेलर। तो पहला जो होता है मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैनुअल मेष शेलर वो जनरली ऑक्टागोनल शेप के होते हैं, जो कि मतलब उसके 8 सरफेस होते हैं। उसके अंदर आंतरिक सतह पे आपके फिन्स लगे होते हैं, जिसको कि कॉब जो होते हैं, जो हम इसको फॉलियस को हटा लेते हैं और फॉलियस को हटाने के बाद को हम रोटेट करते हैं। और कॉब और जो मेष शेलर के आंतरिक हिस्से में जो फिन्स लगे होते हैं उसके घर्षण से और उसकी रगड़ से जो हमारे मक्के के दाने हैं वो कॉब से अलग हो जाते हैं और टूट के वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के मेष शेलर हमारे मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो कैपेसिटी क्षमता जो होती है वो 5 से 10 kg प्रति घंटे की होती है, और इसमें हमारी कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और छोटे स्तर पे 300 से 400 रुपए में ये उपलब्ध है हमारे मार्केट में। दूसरा जो होता है पावर ऑपरेटेड मेष शेलर जो होता है वो हमारा किसी भी मोटर से संचालित हो सकता है, जिसमें कि आपका 5 से 10 HP के पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका जो कैपेसिटी होता है वो 5 से 15 क्विंटल प्रति घंटे की होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले पावर ऑपरेटेड मेष शेलर में हमारा फॉलियस हमारे जैसे उस हैंड ऑपरेटेड में हटाना होता है वैसे ही फॉलियस को हम अलग करते हैं, और सिलेंडर नुमा शेलर के अंदर कॉब को हमें घुसाना होता है। शेलर के आंतरिक सतह में पेक्स लगे होते हैं, और सेम ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम हाथ से कॉब को घुमाते हैं, ये पावर से ड्रम को हम रोटेट करते हैं, और कॉब का जो मूवमेंट होता है एक्सियल फ्लो मूवमेंट होता है, जिससे कि फीडिंग साइड से शेलर को कॉब को शेलर के अंतिम हिस्से तक पहुंचाया जाता है, और उससे जो घर्षण और रगड़ होती है उससे हमारे कॉब से मक्के के दाने अलग हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा तीसरे जो प्रकार होते हैं उसको बोलते हैं मेष डिहस्कर कम शेलर। इसमें ड्रम के अंदर स्पाइक टूथ लगे होते हैं, जिससे भुट्टे से 100% तक दाने निकलते हैं। मेष शेलर यंत्र से प्रति घंटा 4 से 5 कुंटल भट्टों की गहाई आसानी से हो जाती है। इस यंत्र को चलाने के लिए 35 हार्स पावर से अधिक HP के ट्रैक्टर की जरूरत होती है। इसमें अधिकतम 2% दानों की हानि हो सकती है। किसान ट्रैक्टर के PTO से जोड़कर इसको चला सकते हैं। और चौथे जो प्रकार होते हैं हमारे मेष शेलर के उसको बोलते हैं होल क्रॉप थ्रेशर। जैसे कि आप गेहूं की थ्रेशर जानते हैं, धान की थ्रेशर जानते हैं, वैसे ही ये होते हैं होल मेज क्रॉप थ्रेशर। इससे क्या होता है कि जो हम मक्के के जो पूरे डंठल होते हैं, आप देख सकते हैं डंठल जो हम होते हैं और जो बाली होते हैं, तो डंठल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चैप बनाने के लिए। चैप मतलब भूसा। तो इससे क्या होता है कि हम जो मक्के का जो पूरा हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें ये पूरा हिस्सा अंदर मशीन के डालना होता है, और वहाँ पे हमारे ऐसे देखा गया है कि 710 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से आपके मक्के के दाने मिल जाएंगे। और जो डंठल है उसकी 85% तक की डंठल को भूसे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो और वो भूसा हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और काफी प्रचलित है ये भी। यकीनन यंत्रों ने खेती के काम को आसान और फायदेमंद बना दिया है, मगर आज भी देश के सभी किसान इन कृषि यंत्रों को नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि इन यंत्रों की कीमत काफी अधिक होती है। ऐसे किसानों के लिए शासन इन यंत्रों की खरीदी पर अनुदान देता है। और अगर बात करें हम कि अनुदान राशि कितनी उपलब्ध है इन सब इक्विपमेंट्स पे, यंत्रों पे, तो मैं बता दूं केंद्र सरकार की तरफ से 25% तक की अनुदान मिलती है, जो कि 12,000 रुपये हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम अगर 50,000 जैसे अगर उसकी राशि है तो, और राज्य सरकार की तरफ से भी 25% तक मिल सकती है। तो अगर हम दोनों की बात करें, दोनों को मिला के अधिकतम हम 50% तक की अनुदान राशि ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत फसल प्राकृतिक कारणों के अलावा भी कई बार जंगली या आवारा पशुओं की वजह से बर्बाद हो जाती है। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनके कारण कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी वह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। अगर किसान सोलर फेंसिंग का प्रयोग करें तो इस समस्या से बच सकते हैं।
तो चलिए सोलर फेंसिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर जेसी शर्मा से। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई टहनी कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल्स को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव ईट की जिला रांची के संजीव महतो ने। आपने बत्तख सह मछली पालन के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मछली पालन का चूंकि हमारे पास तालाब है तो किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक ही जगह में 2 तरह की चीज़ें पालें। रिसोर्स हमारे पास जो हमारे स्रोत हैं वो एक ही रहेगा और उसके साथ हम तालाब के अंदर तो मछली पाल लें और तालाब के ऊपर की तरफ बत्तखें पाल लें। वो जो बत्तख है वो बत्तख के पालने से क्या होगा, जो फीड बत्तख ने खाया वो फीड भी हमारा फीकल मटेरियल, जो बत्तख का फीकल मटेरियल है वो फिश के साथ
यूज़ हो जाएगा। दूसरा, जो बत्तख है, बत्तख लगातार हलचल करेगी तालाब के अंदर में और उससे पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। उससे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये हमारा बैठ जाता है। हमने एक ही रिसोर्स को यूज़ करते हुए दो तरह की चीज़ों को पालना किया। उससे क्या होगा, हमारी आय बढ़ेगी। कम खर्च में मछली के साथ बत्तख पालन है लाभकारी। बत्तख पालन का काम इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार का अच्छा साधन है। मुर्गी पालन के मुकाबले बत्तख पालन में कम जोखिम भी होता है। बत्तख के मांस और अंडों के रोग प्रतिरोधी होने की वजह से मुर्गी के मुकाबले बत्तख की मांग अधिक है। बत्तख का मांस और अंडे दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बत्तख में मुर्गी के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है, इसलिए मछली सह बत्तख पालन करके इससे दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख के साथ मछली पालन शुरू करने के लिए शांत जगह और पानी की पर्याप्त उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। अधिक लाभ कमाने के लिए बत्तख और मछलियों की उन्नत नस्लों का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो आजकल कई नस्लें विकसित हो गई हैं, जिनका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी देसी नस्ल है जिसे खाकी डम्बेल बोला जाता है। खाकी डम्बेल में क्या है, वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है, गर्मी को भी सहन कर लेती है। दूसरा, इसका जो अंडे का उत्पादन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोग वाइट अमेरिकन पैकन भी पालते हैं, जो पूरी तरह सफ़ेद रंग की बत्तख होती है, लेकिन उसका उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खाकी डम्बेल का है। ये एक साल में 150 से 180 तक अंडे दे सकती है। तो इस प्रकार अंडों की सेल से भी किसान को आमदनी होती है, साथ में वयस्क बत्तखें भी बेच के किसान को आमदनी होती है। किसान भाइयों के लिए सलाह यही है कि वो अपनी जो भी उनका मत्स्य पालन का कार्य है उसको वैज्ञानिक पद्धति के साथ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 10 और 20 तारीख आप नोट कर लें, आसानी के लिए है। उसमें 1 तारीख को आपने गोबर डालना है, जो कि लगभग 2.5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डलेगा। उसके बाद आपने एकड़ के अंदर ही आपने चूना डालना है। 10 तारीख को वो चूना जाएगा आपका 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और लगभग 150 ग्राम लाल दवा 20 तारीख को डालें। अच्छी तरह घोलने के बाद, जो पोटेशियम परमैंगनेट भी इसका नाम है, और इसको डालने से क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर में आपकी जो कीटाणु और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध पानी रहेगा बत्तख और मछली पालन के लिए। मृत्यु दर है, मछली के बच्चे की मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी। इससे किसान भाइयों को कम बीज के इस्तेमाल से अधिक उत्पादन होगा। मछली सह बत्तख पालन के फायदे अनेक। बत्तख और मछली पालन एक साथ करके अच्छी कमाई की जा सकती है। इससे कम लागत और जगह में अच्छा मुनाफा होता है। बत्तख और मछली पालन एक साथ करने से दोनों की लागत आधी हो जाती है। बत्तख की बीट मछलियों के लिए एक बहुत ही पोषण युक्त आहार होती है। मछली के तालाब में बत्तख रहने से मछलियाँ तेजी से बढ़ती हैं। बत्तख तालाब में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती हैं। मछलियों के लिए तालाब में अतिरिक्त खाद नहीं डालनी होती। बत्तख जलीय वनस्पति को खाकर नियंत्रण कर देती हैं। मछलियों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े बत्तख खा जाती हैं। इस तरह से मछली सह बत्तख पालन करना लाभकारी है। आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से मछली सह बत्तख पालन करके प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2500 से 3000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा करके किसान अपनी आमदनी को 2 गुना कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।